जो देखिए बच्चों, आज हम पढ़ने वाले हैं भारत में राष्ट्रवाद। ठीक है, 10वीं क्लास का दूसरा चैप्टर है, भारत में राष्ट्रवाद पढ़ने वाले हैं। तो इससे पहले हम राष्ट्रवाद का अर्थ समझेंगे कि राष्ट्रवाद का अर्थ क्या है। देखिए, राष्ट्रवाद अगर हम शब्द के टुकड़े करें तो दो शब्दों से मिलके बना है, राष्ट्र और वाद, दो शब्दों से मिलके बना है। राष्ट्र का मतलब क्या है? देखो, राष्ट्र का मतलब है ऐसा क्षेत्र जहाँ पे एक जैसी जाति, एक जैसी धर्म और एक जैसी नस्ल के लोग रहते हों, उस क्षेत्र को क्या कहते हैं? राष्ट्र। ठीक है। और वाद का मतलब होता है विचार। क्या होता है? विचार। अगर देखिए, राष्ट्रवाद का अगर हम अर्थ लें, अर्थ क्या होता है? राष्ट्रवाद का अर्थ होता है अपने राष्ट्र के प्रति प्रेम की भावना, अपने राष्ट्र के प्रति प्रेम की भावना। तो राष्ट्रवाद का अर्थ क्या होता है? अपने राष्ट्र के प्रति प्रेम की भावना, अर्थात लगाव की भावना, लगाव की भावना। राष्ट्रवाद का अर्थ समझ में आया? यानी अपने राष्ट्र के प्रति प्रेम की भावना या लगाव की भावना ही क्या कहलाती है? राष्ट्रवाद कहलाती है। राष्ट्रवाद कहलाती है। देखिए, राष्ट्रवाद की भावना पनपने के कारण क्या क्या है कि राष्ट्रवाद की भावना को पनपने में किन किन कारकों ने अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो देखिए, लोक कथाएं, लोक कथाएं, गीत, प्रतीक चिन्ह, लोक कथाएं, गीत, प्रतीक चिन्ह, इतिहास की पुनर्व्याख्या, इतिहास की पुनर्व्याख्या आदि, यह आदि कारण है जो राष्ट्रवाद की भावना को पनपने में सहायक होते हैं। ठीक है। हमारे यहाँ पे देखिए, अंग्रेजों का औपनिवेश था। हमारे यहाँ पे किन का औपनिवेश था? अंग्रेजों का। ठीक है। तो हमारे, अब देखिए, अंग्रेजों का औपनिवेश था और प्रथम विश्व युद्ध हुआ था। प्रथम विश्व युद्ध कब हुआ था? 1914 में तो शुरू हुआ था और 1918 में। ठीक है। 18 में क्या हो गया था? समाप्त। इतना समझ में आया? प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत कब हुई थी? 1914 में। और प्रथम विश्व युद्ध की समाप्ति कब हुई थी? 1918 में हुई थी। ठीक है। अब देखिए, जब हमारे यहाँ पे अंग्रेजों का उपनिवेश था तो प्रथम विश्व युद्ध का हमारे यहाँ पे क्या प्रभाव पड़ा और उस समय हमारे यहाँ पे कौन कौन सी परिस्थितियाँ उपजी, उनको पढ़ने वाले हैं हम। देखिए, प्रथम विश्व युद्ध के प्रभाव एवं समकालिक परिस्थितियां, कि उस समय क्या परिस्थितियां उत्पन्न हुई। प्रथम विश्व युद्ध में का भारत में क्या प्रभाव पड़ा, भारत के लोगों पर क्या प्रभाव पड़ा, उसको पढ़ने वाले हैं हम। ठीक है। देखिए, जो प्रथम विश्व युद्ध है, इससे क्या है? युद्ध के खर्चों से, जो युद्ध हुआ था उसमें क्या चाहिए? खर्चे, पैसे चाहिए। ठीक है। उनसे क्या है? खर्चों में बहुत ज़्यादा बढ़ोतरी हुई। जब खर्चों में बहुत ज़्यादा बढ़ोतरी हुई तो अंग्रेज़ों ने क्या किया? जो हमारे भारत के लोग थे उन पर अन्य प्रकार के टैक्स लगा दिए, कर लगा दिए। ठीक है। विभिन्न प्रकार के क्या लगा दिए? कर। क्या लगा दिए? कर लगा दिए। ठीक है। जैसे कस्टम ड्यूटी, कस्टम ड्यूटी लगा दी। ठीक है। कर लगा दिए, कस्टम ड्यूटी लगा दी, ऐसे। ठीक है। उन्होंने उस युद्ध की भरपाई हमारे ही जो भारतीय लोग थे उनके पैसों से ही की। ठीक है। और क्या हुआ? देखिए, जो वस्तुएं थी, वस्तुओं की कीमत 2 गुना हो गई।
वस्तुओं की कीमत क्या हो गई, दोगुनी। ठीक है, यानी महंगाई बढ़ गई। क्या बढ़ गई, महंगाई। वस्तुओं की कीमत बहुत महंगी हो गई, महंगाई बढ़ गई, जिससे आम आदमी को क्या झेलनी पड़ी, परेशानी। जो आम जनता थी, ठीक है, उस आम जनता को परेशानियों का सामना करना पड़ा। आम जनता क्या हो गई, परेशान। ठीक है, ये सारे प्रभाव पड़ रहे थे उस टाइम पे। बात आई समझ में। भारतीय लोगों को जबरन प्रथम विश्व युद्ध के दौरान जबरन सेना में भर्ती कराया गया। जबरन सेना में क्या कराया गया, भर्ती कराया गया। ठीक है, जिससे भारतीय लोग, जो अंग्रेज थे, जो ब्रिटिश सरकार थी, ठीक है, उससे बहुत ज़्यादा नाराज थे। ठीक है, और हमारे यहाँ की जो कृषि थी वो भी ठप हो गई। एक प्रकार से लोगों की उपज क्या हो गई, खराब। क्या हो गई, खराब। लोगों की उपज खराब हो गई। ठीक है, और उसी टाइम पे हमारे यहाँ पे क्या फैल गई, एक महामारी। क्या फैल गई, महामारी फैल गई। ठीक है, और उस महामारी के कारण भी लोग क्या हो गए, ज़्यादा परेशान हो गए। क्या हो गए, ज़्यादा परेशान। ठीक है, अकाल की स्थिति पैदा हो गई उसी टाइम पे, और उसी टाइम पे क्या फैल गई, महामारी। और इन गंभीर समस्याओं के कारण लोग, जो आम लोग थे, वो अत्यधिक क्या हो गए, परेशान हो गए। ठीक है, तो ये समझ में आया प्रथम विश्व युद्ध से भारत पर क्या प्रभाव पड़े। दोबारा से सुनिए, देखिए, प्रथम विश्व युद्ध के भारत पर क्या प्रभाव पड़े। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान जो ब्रिटिश सरकार ने अपने खर्चों में बढ़ोतरी की। ठीक है, खर्चे बढ़े तो हमारे जो भारतीय लोग थे उन पे क्या लगाए गए, टैक्स लगाए गए, विभिन्न प्रकार के क्या लगाए गए, कर। ठीक है, कस्टम ड्यूटी लगा दी गई, वस्तुओं की कीमत क्या हो गई, दोगुना हो गई। ठीक है, जिससे आम लोगों को बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ा। भारतीय लोग इनसे वैसे ही गुस्सा थे। क्यों, क्योंकि लोगों को ज़बरदस्ती सेना में भर्ती कराया जा रहा था। ठीक है, हमारी जो खेती थी, उपज थी, वो ठप हो गई। उसी टाइम पे अकाल की स्थिति बन गई, महामारी आ गई। इससे क्या है, भारतीय लोग बहुत ज़्यादा परेशान हो गए थे। तो ये सारे प्रभाव प्रथम विश्व युद्ध के दौरान भारत पर पड़े थे। आगे देखिए, अब सत्याग्रह के बारे में पढ़ते हैं हम, कि गांधी जी ने सत्याग्रह किस प्रकार से चलाया, अर्थात सत्याग्रह के विचार पढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम सत्याग्रह का अर्थ समझेंगे। सत्याग्रह का अर्थ देखो, नाम से ही पता चल रहा है। सत्याग्रह के अगर हम शाब्दिक अर्थ देखें इसका, तो सत्य धन आग्रह, अर्थात सत्य के लिए आग्रह करना। सत्य के लिए आग्रह करना या सत्य के प्रति आग्रह करना, यही क्या कहलाता है, सत्याग्रह कहलाता है। क्या कहलाता है, सत्याग्रह। ठीक है, ये एक आत्मिक शुद्ध बल है। सत्याग्रह क्या है, एक आत्मिक शुद्ध बल है सत्याग्रह। ठीक है, गांधी जी ने भी सत्याग्रह के बारे में, इन्होंने जो गांधी जी ने प्रयोग किया था, गांधी जी ने कहा था कि हम कोई भी लक्ष्य है हमारा, उसको हम अहिंसा के बल पर प्राप्त कर सकते हैं। उसके लिए हिंसा की कोई आवश्यकता नहीं है। ठीक है, अर्थात एक प्रकार से कह सकते हैं कि सत्याग्रह क्या है, एक सत्याग्रह एक अहिंसक साधन है। अहिंसक लक्ष्य प्राप्ति के लिए अहिंसक साधन है। अहिंसक साधन है किसके लिए, लक्ष्य प्राप्ति के लिए। लक्ष्य प्राप्ति के लिए क्या है, एक अहिंसक साधन है। ठीक है, देखिए आगे, सत्याग्रह का अर्थ समझ में आया। सत्य के प्रति आग्रह करना, अर्थात सत्याग्रह क्या है, एक शुद्ध आत्मिक बल है। क्या है, शुद्ध आत्मिक बल है। अर्थात गांधी जी ने भी कहा था कि हम हमारे लक्ष्यों को अहिंसक ढंग से प्राप्त कर सकते हैं, उनके लिए हिंसा की आवश्यकता नहीं है। अब देखिए, गांधी जी के सत्याग्रह के बारे में देखिए, गांधी जी ने अपने सत्याग्रह का प्रयोग कहाँ कहाँ किया और कैसे कैसे किया। देखिए, महात्मा गांधी द्वारा सत्याग्रह का प्रयोग, महात्मा गांधी द्वारा सत्याग्रह का प्रयोग। देखिए, अगर बात करें हम कि गांधी जी ने सबसे पहले सत्याग्रह का प्रयोग किया, कहाँ किया, तो हमारा आंसर होगा दक्षिण अफ्रीका। कौन सा होगा, दक्षिण अफ्रीका। क्योंकि गांधी जी ने सबसे पहले
जो अपने सत्याग्रह का प्रयोग किया था वो दक्षिण अफ्रीका में किया था। कहाँ किया था? दक्षिण अफ्रीका में। ठीक है, दक्षिण अफ्रीका से गांधी जी लौटे 1915 में। भारत कब लौटे गांधी जी? 1915 में। ठीक है, 1915 में जब गांधी जी भारत लौटे, और भारत लौटने के बाद उन्होंने अपने प्रथम सत्याग्रह का प्रयोग कहाँ पे किया? चंपारण में। कहाँ पे किया? और चंपारण जगह कहाँ पड़ती है? बिहार में। ठीक है, और ये 1917 में। तो गांधी जी ने अपने प्रथम सत्याग्रह का प्रयोग कहाँ किया था? प्रथम सत्याग्रह चंपारण बिहार में। ठीक है, गांधी जी ने अपने प्रथम सत्याग्रह का प्रयोग चंपारण बिहार में किया था, नील की खेती के विरोध में। किसमें? नील की खेती के विरोध में, वहाँ के लोगों को प्रेरित किया। ठीक है, तो गांधी जी का प्रथम सत्याग्रह भारत में कहाँ पे था? चंपारण बिहार में। इसके अलावा देखिए, गांधी जी ने 1917 में चंपारण बिहार के अलावा और कहाँ कहाँ पे अपने सत्याग्रहों का प्रयोग किया था? देखो, 1917 में एक आंदोलन चलाया गया था, जो एक किसान आंदोलन था, खेड़ा किसान आंदोलन। कौन सा? खेड़ा। और खेड़ा किसान आंदोलन कहाँ चलाया गया था? गुजरात में। कहाँ पे चलाया गया था? गुजरात में चलाया गया था। ठीक है, और यहाँ के किसानों को गांधी जी ने प्रेरित किया था। ठीक है, तो दूसरा आंदोलन गांधी जी का, दूसरा सत्याग्रह खेड़ा किसान आंदोलन हो गया। तीसरा सत्याग्रह गांधी जी का 1918 में अहमदाबाद में। कहाँ पे? अहमदाबाद में। अहमदाबाद में मजदूर, जो मिलों के मजदूर थे, ठीक है, उनके पक्ष में सत्याग्रह का प्रयोग किया था गांधी जी ने 1918 में। ठीक है, तो इस प्रकार गांधी जी ने 3 सत्याग्रहों का प्रयोग किया था। ठीक है, 3 आंदोलन चलाए गए थे शुरुआती जो गांधी जी के, वो ये थे। पहला कौन सा था? चंपारण बिहार। ठीक है, 1917 नील खेती के विरोध में। दूसरा खेड़ा किसान आंदोलन गुजरात में। ठीक है, किसानों से ज़बरदस्ती कर टैक्स लिए जा रहे थे उसमें। तीसरा अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन। ठीक है, आगे देखिए, अगला बिंदु पढ़ने वाले हम रॉलेट एक्ट। क्या पढ़ने वाले? रॉलेट एक्ट। रॉलेट एक्ट। ठीक है, रॉलेट एक्ट को अंग्रेजों ने लागू किया था 1919 में। कब लागू किया था? 1919 ईस्वी में। 1919 ईस्वी में रॉलेट एक्ट को लागू किया था। ठीक है, अंग्रेजों ने। देखिए क्या हो गया? शाही विधान परिषद द्वारा, अर्थात इंपीरियल लेजिस्लेटिव असेंबली, देखिए इंपीरियल लेजिस्लेटिव असेंबली अर्थात शाही विधान परिषद द्वारा 1919 में, ठीक है, रॉलेट एक्ट को क्या किया गया? लागू। देखो इस कानून में क्या था? इस एक्ट में, इस एक्ट में ये था कि जो कोई भी संदेह के आधार पर किसी को भी गिरफ्तार किया जा सकता था। ठीक है, कोई भी आपका राजनीतिक कैदी है उसको 2 साल तक यानी 2 वर्ष तक बिना मुकदमा चलाए, ठीक है, उसको नज़रबंद किया जाता था इस एक्ट में। ठीक है, ये क्या था? ये जो हमारे भारतीय नागरिक थे, जो भारतीय नागरिक थे उनकी आज़ादी पर सीधा प्रहार था ये एक्ट। ठीक है, और इस एक्ट का जो मुख्य उद्देश्य था, अंग्रेजों ने क्यों लागू किया, जो इसका उद्देश्य था, जो इसका मुख्य उद्देश्य ये था कि जो भारत में स्वतंत्रताकारी जो गतिविधियाँ होती है, राजनीतिक गतिविधियाँ होती हैं, उनका आसानी से दमन किया जा सके। ठीक है, ये इसका मुख्य उद्देश्य हुआ था इसका। ठीक है, इसका मुख्य उद्देश्य था किसका? रॉलेट एक्ट का। किसका? रॉलेट एक्ट का। ठीक है, बात आई समझ में? देखिए रॉलेट एक्ट में जब किसी को गिरफ्तार किया जाता था तो ना तो कोई अपील काम करती थी, ना कोई वकील काम करता था, और ना ही कोई दलील काम करती थी। तो इसलिए रॉलेट एक्ट को बिना अपील, बिना वकील और बिना दलील वाला कानून भी कहा जाता है। ठीक है,
गांधी जी ने इसे काला कानून भी कहा था। गांधी जी ने क्या कहा था? काला कानून। ठीक है, गांधी जी ने इसे काला कानून कहा था। क्या कहा था? काला कानून कहा था। ठीक है, अब इसके परिणाम क्या निकले? रॉलेट एक्ट के परिणाम क्या निकले? देखिए, इस रॉलेट एक्ट के विरोध में 6 अप्रैल 1919 ईस्वी में 6 अप्रैल 1919 ईस्वी में रॉलेट एक्ट के विरोध में, ठीक है, एक अखिल भारतीय हड़ताल का आयोजन किया गया। अखिल भारतीय हड़ताल का आयोजन किया गया। अखिल भारतीय हड़ताल, ठीक है, किसके विरोध में? रॉलेट एक्ट के विरोध में। ठीक है, 6 अप्रैल 1919 को एक अखिल भारतीय हड़ताल का क्या किया गया? आयोजन किया गया। ठीक है, विभिन्न शहरों में रैलियां निकाली, जुलूस निकाले। क्या हो गया? विभिन्न शहरों में क्या निकाले? रैलियां निकाले, जुलूस निकाली। ठीक है, तो देखिए 6 अप्रैल 1919 को अखिल भारतीय हड़ताल का क्या किया गया? आयोजन। शहरों में रैली निकाली गई, जुलूस निकाले गए। ठीक है, रेलवे वर्कशॉप में लोगों ने काम छोड़ दिया। ठीक है, स्थानीय नेता, और इसमें क्या हुआ? देखो, जो रेलवे में वर्कशॉप थे, ठीक है, वहाँ पे लोगों ने काम छोड़ दिया, और जो स्थानीय नेता थे उनको अंग्रेज़ों ने गिरफ्तार कर लिया। स्थानीय नेताओं को अंग्रेज़ों ने क्या कर लिया? गिरफ्तार कर लिया। ठीक है, जिनमें 2 प्रमुख नेता हुआ करते थे पंजाब में। एक का नाम था डॉक्टर सत्यपाल और सैफुद्दीन किचलू। ठीक है, 2 स्थानीय नेताओं को क्या कर लिया गया था? गिरफ्तार कर लिया गया था। दोनों स्थानीय नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया था। अब देखिए आगे आप 10 अप्रैल की बात है, आगे चलते हैं। रॉलेट एक्ट का विरोध कर रहे थे लोग। ठीक है, शहरों में जुलूस निकल रहा था। 10 अप्रैल 1919 को की घटना है। 10 अप्रैल 1919 को क्या हुआ कि एक शांतिपूर्ण जुलूस निकाला जा रहा था, उस पर पुलिस ने क्या चला दी? गोलियां। क्या चला दी? गोलियां। ठीक है, ये भी एक अंग्रेजी सरकार के कहते हैं क्रूर घटना थी। क्या थी? क्रूर घटना। ठीक है, इसके बाद में देखिए उसी टाइम पे आगे की घटना लेते हैं, जलियांवाला बाग हत्याकांड। जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ 13 अप्रैल 1919। इस घटना के बारे में सुनिए कि 10 अप्रैल 1919 को जो लोगों का एक जुलूस जा रहा था, उस पर पुलिस ने क्या चला दी? गोलियां। ठीक है, अब इसके लिए लोग एक सभा कर रहे थे, या फिर कह सकते हैं कि बैसाखी का दिन था, और सिख धर्म में एक बैसाखी त्यौहार होता है। ठीक है, उस दिन अमृतसर के पास में जलियांवाला बाग एक जगह थी, वहाँ पे बाग था। ठीक है, वहाँ पे लोग, हज़ारों लोग एक मेले के लिए इकट्ठा हुए थे वहाँ पे। ठीक है, और मेले के लिए जो लोग इकट्ठा हुए थे, ये खबर किसी ने जनरल डायर को दे दी, और रॉलेट एक्ट के जो विरोध कर रहे थे उसके दमन की जो जिम्मेदारी है वो भी किसे सौंपी गई थी? जनरल डायर को। किसको सौंपी गई थी? जनरल डायर को। ठीक है, तो जनरल डायर ने क्या किया है, यहाँ पे जलियांवाला बाग में आके गोलियां चलवा दी। क्या चलवा दी? गोलियां। ठीक है, लोगों पे जो भीड़ थी वहाँ पे, उन लोगों पे क्या चला दी? गोलियां चलवा दी। ठीक है, गोली चलाने का हुक्म दे दिया, जिसमें सैकड़ों की संख्या में लोग मारे गए। ठीक है, तो जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ? ध्यान रखना है आपको, 13 अप्रैल 1919। ठीक है, ध्यान रखना है।